आपको मिलते हैं 10 सेकंड। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। सवाल यह है, कैसे खत्म होगी दुनिया? ऑप्शन ए, वर्ल्ड वॉर 3 से। ऑप्शन बी, किसी वायरस आउटब्रेक से। ऑप्शन सी, किसी सन की तानाशाह, किसी सन की वैज्ञानिक की गलती से। और ऑप्शन डी, इंसान की धरती को प्रदूषित करने की, पॉल्यूट करने की आदत से। सवाल है, कैसे खत्म होगी दुनिया? और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो क्या चुना आपने? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? अगर आपने ए चुना तो आप गलत हैं। अगर आपने बी चुना तो आप गलत हैं। अगर आपने सी चुना तो भी आप गलत हैं। और अगर आपने डी चुना तो भी आप गलत हैं, क्योंकि हम इंसानों की दुनिया कभी खत्म नहीं होने वाली। जी हाँ, जीवन जीवट होता है। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कैलामिटी हो, कैसी भी आपदा हो, कितनी भी कमी क्यों ना हो, जीवन जीने का रास्ता खोज ही लेता है। और ऐसा ही कुछ करने जा रही है ह्यूमैनिटी भी, मानवता भी। कैसे करेगी, ये जानने के लिए हमें कुछ और सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, जिनमें से पहला सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, अमेरिका की सबसे इनोवेटिव संस्था इंस्टीट्यूशन नासा बार बार मार्स मिशन, मंगल मिशन की बात क्यों कर रही है? आखिर क्यों दुनिया भर की स्पेस एजेंसी, चाहे वो रूस की रॉसकॉस्मोस हो, चीन की स्पेस एजेंसी CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, इजरायली स्पेस एजेंसी हो, या भारत की इसरो, चांद पर कॉलोनी बनाने की, वहां की माइनिंग करने की बात क्यों कर रही है? क्यों हम चांद और मंगल की तरफ देख रहे हैं, जबकि सारे लोग ये जानते हैं, सारे साइंटिस्ट, सारे एक्सपर्ट्स ये जानते हैं कि हमने पृथ्वी के महासागरों को अभी 10% भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हम जब पृथ्वी के बारे में नहीं जानते हैं तो हम क्यों चांद और मंगल की बातें कर रहे हैं? इसके पीछे राज क्या है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, और इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। इन एजेंसीज को भनक लग चुकी है कि अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है तो पृथ्वी का ऑल्टरनेटिव खोजना ही होगा। हम इंसानों के लिए नया घर खोजना ही होगा। इन सब चीजों से बढ़कर हम एक और बहुत बड़ा दावा आप सबके सामने करने वाले हैं, हमारी भारतीय हिंदी भाषी ऑडियंस के लिए। आज जिन स्पेस एजेंसीज को काम करने के लिए सरकारों से फंड्स मांगने पड़ते हैं, यकीन मानिए 2050 या इस सदी के अंत तक ये स्पेस एजेंसीज मार्केट में अपने IPO रिलीज करेंगी और इनके शेयर्स की कीमत सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि तब मिनरल्स, खनिज तत्व जो होंगे वो चांद से निकाले जाएंगे, उल्का पिंडों की, एस्टेरॉइड्स की माइनिंग शुरू हो जाएगी। यही नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट, एविएशन से ज्यादा फायदा और ज्यादा मांग स्पेस ट्रांसपोर्ट की होगी। और ये तो आप जानते ही हैं कि रॉकेट टेक्नोलॉजी केवल इन्हीं स्पेस एजेंसीज के पास होगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनने के लिए, क्योंकि हम मानवों के पास अब वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे हम कम से कम हमारे सोलर सिस्टम में तो ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कसर इसलिए बाकी रह गई है कि अभी हम अफोर्डेबल प्राइसेस में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं जब ऐसा हो जाएगा। और आपको बता दें, वो दिन दूर नहीं जब आपके फेवरेट फिल्म स्टार्स गानों की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि चांद या मार्स की जमीन चूज करेंगे। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे? कैसे तय होगा एक प्लैनेटरी सिविलाइजेशन से एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनने का सफर? ये वीडियो सीरीज उसी पर है। ये है नॉलेज टीवी हिंदी और आप देख रहे हैं द गैलेक्टिक डायरीज, एपिसोड 1, होमोसेपियन से होमोस्पेसियन बनने का सफर। पृथ्वी का ऑल्टरनेटिव वही ग्रह हो सकता है जहां एटमॉस्फेयर हो, जहां वायुमंडल हो, और उस एटमॉस्फेयर में जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, लेकिन कोई जहरीली गैस ना हो। पर उस ग्रह पर एटमॉस्फेयर होने के लिए जरूरी है उस ग्रह पर ग्रेविटेशनल फोर्स का होना, उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का पावरफुल होना। क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण उस ग्रह पे पावरफुल नहीं हुआ तो वहां का वायुमंडल उस ग्रह की सतह पर चिपक कर नहीं रह पाएगा और उसकी सारी गैसें स्पेस में एस्केप कर जाएंगी, जिससे वहां का वायुमंडल थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, डेंस नहीं रहेगा। एक और जरूरी फीचर उस ग्रह पर होना चाहिए और वो है हमारी पृथ्वी जैसी कोई प्रोटेक्टिव शील्ड, ओजोन जैसी एक शील्ड जो सूर्य से आती खतरनाक रेडिएशन को सोख सके और कॉस्मिक रेडिएशन को बाउंस ऑफ कर सके, जिससे ये खतरनाक रेडिएशन उस ग्रह की सतह पर ना पहुंच सके। उसके बाद ऐसे ग्रह में हम इंसानों के बसने के लिए, किसी भी जीवन के लिए जरूरी है पानी, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो, या चाहे सॉलिड फॉर्म में हो। किसी भी फॉर्म में पानी होना चाहिए वहां पर, क्योंकि जल बिना जीवन संभव नहीं। उस ग्रह का तापमान न बहुत ज्यादा होना चाहिए न बहुत कम। अब अगर किसी ग्रह में ये बेसिक फंडामेंटल चीजें मौजूद हैं तो मान के चलिए वो ग्रह पृथ्वी का एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन ये सारे फीचर्स पृथ्वी के किसी भी नजदीकी ग्रह में, बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक साथ मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि हमारी दूरबीनें, हमारे टेलीस्कोप्स भी जहां तक भी देख पाए वहां तक एक भी ऐसा ग्रह नहीं है जहां ये सारी क्वालिटीज एक साथ हो। और अगर हैं भी, जहां संभावनाएं हैं,
तो वह ग्रह इतनी दूर हैं जहां तक हमारी स्पेस ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी की पहुंच आज की तारीख में तो नहीं। हाँ, सिर्फ मंगल, मार्स, ये ही वो प्लैनेट है जो हमारे करीब है और कुछ क्वालिटीज हैं उसके अंदर जो जीवन के लिए जरूरी है, जैसे कि बर्फ की अवस्था में मार्स के लावा ट्यूब्स में गहरी गुफाओं में जमा हुआ पानी। मंगल पर एटमॉस्फेयर भी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी और नाइट्रोजन भी है। मंगल ग्रह का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स भी है पर पृथ्वी से बेहद कमजोर है, जिसकी वजह से वहां का एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं है, वहां का एटमॉस्फेयर थिन है। नासा की सबसे पावरफुल और केपेबल मार्स मिशन में नाम आता है क्यूरियोसिटी रोवर का। इस रोवर ने मंगल के जो चित्र धरती पर भेजे उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कभी मार्स पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद था। नदियों से, महासागरों से जिस तरह का जल कटाव होता है वैसे फीचर्स मार्स की जमीन पर इन चित्रों में दिखाई दिए। वैसे ही पत्थर दिखाई दिए जिन्हें देखकर पता चलता है कि इस लाल ग्रह पर कभी पानी तरल अवस्था में मौजूद था। और हम सब जानते हैं कि जहां जल है वहां जीवन है। और फिर भी आज की तारीख में मंगल हम इंसानों के लिए दूर दूर तक पृथ्वी का ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वहां के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है नहीं बल्कि कुछ खतरनाक गैसें। मंगल की मिट्टी, वहां की जो सॉइल है उसमें जहर है, परक्लोरेट नाम का जहर। ये इतना तेज है कि इसके संपर्क में आने से इंसानों की मौत हो सकती है। इंसान तो इंसान, परक्लोरेट के अंदर बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैक्टीरिया तक को मार सकती हैं। और ये परक्लोरेट पूरे मंगल की सतह पर मिट्टी के साथ मिलकर फैला हुआ है। एक और समस्या है मंगल के वायुमंडल में, क्योंकि ओजोन जैसी कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। इस वजह से मंगल पे वहां कॉस्मिक रेडिएशन सीधे पड़ता है। आपको बता दें कि किसी भी तरह के जीवन के लिए बेहद घातक है, लीथल है। कॉस्मिक रेडिएशन थोड़े ही एक्सपोजर में कैंसर पैदा कर सकता है। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ मार्स पर तेज तूफान आते हैं जो लगातार पूरे साल भर चलते रहते हैं। ऐसे में अभी जब हमारी टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं है, या कह ले टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है लेकिन बेहद महंगी पड़ेगी हमें, तो इस अवस्था में मार्स में कॉलोनी बना पाना हम इंसानों के लिए आज की तारीख में तो पॉसिबल नहीं। लेकिन पॉसिबल नहीं है का मतलब कभी नहीं, पॉसिबल है एक समय आने के बाद। कुछ समय बाद जब हमारी टेक्नोलॉजी उन्नत हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, तो मार्स पे हम अपनी कॉलोनी बसा सकते हैं। कैसे बसेगी मार्स पर कॉलोनी, ये अब इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं। मार्स पर बसने के लिए हमें जरूरत होगी स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेसक्राफ्ट की, जो पृथ्वी से टेक ऑफ करे और मार्स की धरती पर लैंड कर सके और फिर वहां से वापस पृथ्वी की यात्रा पर निकल सके और सेफली पृथ्वी पर लैंड कर सके। हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है और अगर हमें मंगल पर कॉलोनी बसानी है तो हमें ये स्पेसक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी तक हम पृथ्वी से रॉकेट छोड़ते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्व बल को, ग्रेविटेशनल फोर्स को बीट करते हुए अंतरिक्ष में दाखिल होता है और उसके बाद जिस भी ग्रह या उपग्रह की ओर जाना होता है रॉकेट को प्रिसाइसली उस डायरेक्शन में महज गाइड कर दिया जाता है। लेकिन ये रॉकेट उस टारगेट ग्रह पर उतारा नहीं जाता, बल्कि उस रॉकेट से एक लैंडर निकलता है जो उस ग्रह की ऑर्बिट में अपने आप को पहले सेट करता है। उसके बाद धीरे धीरे उस ग्रह के उपग्रह के चक्कर काटते हुए डिसेंट करता है, नीचे उतरता है और फाइनली उस ग्रह पर उतर जाता है। नासा के मून मिशन वाले अपोलो मिशन को हटा दिया जाए जो कि कम दूरी का था, तो ऐसे बहुत कम मिशन हैं जो टू वे मिशन हो, यानी कि पृथ्वी से टारगेट ग्रह और फिर वहां से वापस पृथ्वी पर आए हों। स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी न होने के कारण हमारे अधिकांश मिशन केवल वन वे हुआ करते हैं। ऐसे सैटेलाइट्स जो टारगेट ग्रह के चक्कर काटते हुए अपनी प्रेडिक्टेड लाइफ के एंड तक उस ग्रह की इंफॉर्मेशन रेडियो सिग्नल के माध्यम से पृथ्वी पर भेजते रहे, या ऐसे रोवर जो उस ग्रह पर उतरकर जब तक काम कर सकें तब तक वहां का डेटा पृथ्वी पर भेजते रहे। लेकिन अगर हमें इंसानों को मंगल पर भेजना है और वो भी सिर्फ टच एंड गो मिशन पर, और वो भी सिर्फ टच एंड गो मिशन पर नहीं बल्कि वहां रुककर पूरी कॉलोनी एस्टैब्लिश करने के लिए, तो हमें चाहिए एक प्रॉपर साइंस फिक्शन फिल्मों वाला स्पेसक्राफ्ट जो बाकायदा मंगल की जमीन पर लैंड कर सके और वापस भी आ सके। एक और बात, अभी हमें वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी है जिसकी हेल्प से हम स्पेसक्राफ्ट को कॉस्मिक रेडिएशन शील्ड दे सके, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जो भी अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, उन्हें बहुत ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशन का एक्सपोजर झेलना होगा। आपको बता दें कॉस्मिक रेडिएशन बेहद पावरफुल होते हैं। 2001 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका गोल था मंगल मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स पर कॉस्मिक रेडिएशन के असर का एस्टिमेट निकालना। एक्सपेरिमेंट का नाम था मरी, मार्स रेडिएशन एनवायरनमेंट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से एस्टिमेट ये निकाला गया कि अगर एस्ट्रोनॉट 12 महीने का स्पेस ट्रैवल करें, 6 महीने पृथ्वी से मंगल जाने में और 6 महीने मंगल से वापस पृथ्वी आने में, और साथ ही 18 महीने का हॉल्ट करें मंगल पर उसकी सतह को समझने के लिए या वहां कॉलोनी बनाने के लिए सर्वे करने में, तो कुल महीने होते हैं 30 महीने। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के मुताबिक इन 30 महीनों में पूरे टाइम स्पेस सूट में रहने पर भी उन एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में 500 से 1000 MSV कॉस्मिक रेडिएशन एंटर कर जाएगा, जबकि पृथ्वी पर हम सब इतने ही समय में यानी कि 30 महीनों में सिर्फ 2.4 MSV कॉस्मिक रेडिएशन झेलेंगे।
दोस्तों 500 MSV कॉस्मिक रेडिएशन का एक बहुत बड़ा डोज होता है। आपको बता दें ये कॉस्मिक रेडिएशन डीएनए पर सीधा वार करते हैं, उन्हें डैमेज करते हैं। कॉस्मिक रेडिएशन इतना गहरा घुस जाता है हमारे शरीर में कि हमारे शरीर के सेल्स का एनवायरनमेंट चेंज कर सकता है, डीएनए में म्यूटेशन कर सकता है, जानलेवा कैंसर पैदा कर सकता है। इसलिए मंगल यात्रा पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को जरूरत है एक एंटी कॉस्मिक रेडिएशन शील्ड की। लेकिन एक बात बता दें आपको, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि हम कॉस्मिक रेडिएशन शील्ड बना पाए। दिक्कत यह है कि शील्ड को बनाए रखने के लिए जरूरत होती है बहुत सारी ऊर्जा की, एनर्जी की, जो अभी के हमारे कॉम्पैक्ट पावर रिएक्टर्स देने में अक्षम है। लेकिन उसका भी तोड़ निकलने वाला है। 2030 तक संभवतः दुनिया का पहला फ्यूजन रिएक्टर बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें ना तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगेंगे और ना ही रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलेगा, लेकिन एनर्जी शुद्ध और ताकतवर देगा ये रिएक्टर। रही बात स्पेसक्राफ्ट की, तो आपको बता दें कि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स का सफल परीक्षण कर लिया है, जिन्हें एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब वो दिन दूर नहीं जब उस स्पेसक्राफ्ट को भी बना लिया जाएगा जो मंगल तक सफल रूप से एक्सपेडिशन पूरा कर वापस पृथ्वी पर आ सकेगा। इस सीरीज में आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम एक पूरे ग्रह के एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम आने वाले समय में पूरे मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने वाले हैं। और रोज शाम 6 बजे हमारे साथ आइए और चलिए इस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज टीवी हिंदी की स्पेशल सीरीज द गैलेक्टिक डायरीज में। जाने से पहले हम कुछ बड़े ही दिलचस्प सवाल पूछना चाहेंगे आप सबसे, और अगर आपका एक्सप्लेनेशन हमारी रिसर्च के साथ सही बैठा तो आने वाले वीडियोस में न सिर्फ हम आपके आइडियाज वीडियोस के माध्यम से शेयर करेंगे, बल्कि आपको एक बढ़िया शाउट आउट भी देंगे। आइए जानते हैं आज के सवाल क्या है। क्या लगता है आपको, जब हम इंसान लगातार स्पेस ट्रैवल करने लगेंगे तो क्या ये संभव नहीं कि कॉस्मिक रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से हमारे डीएनए में म्यूटेशन होने लगे? क्या हम इंसानों के अंदर स्पेस में सर्वाइव करने के लिए फिर अडेप्टेशन होने लगेगा? क्या एक बार फिर मानव जाति इवोल्यूशन के एक और चक्र की गवाह बनेगी? कैसे दिखेंगे हम इंसान जब हम होमो सेपियन से होमो स्पेसियन बन जाएंगे? एक और पॉइंट, क्या लगता है आपको, क्या मंगल पर पहले जीवन था? क्या वहां पनपने वाली सभ्यता पृथ्वी से ज्यादा एडवांस थी? क्या पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से आया? क्या मंगल पर जीवन अपने आप खत्म नहीं हुआ बल्कि उसे खुद खत्म किया गया? जहरीली परक्लोरेट की चादर उसी हथियार का सबूत है जिससे मंगल पर जीवन को खत्म कर दिया गया। इन सवालों के जवाब आप देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में, और वेट कीजिए गैलेक्टिक डायरीज के अगले एपिसोड का, जहां हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें तो प्लीज शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके, और अगर अब भी सब्सक्राइब ना किया हो नॉलेज टीवी हिंदी को तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नहीं तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।